तो 155 में क्या बताया मैंने कि जिस व्यक्ति के फायदे के लिए रियॉट होता है उसको भी सजा मिली और उसको फाइन मिलेगा जो कि अनलिमिटेड होगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं दी है आईपीसी ने कि आप कितने का लगाओ। जहां पे लिमिट नहीं दी है मतलब समझ लो अनलिमिटेड फाइन हो सकता है, बट वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में। ये वाले सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, बट पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। अब आते हैं 156 पे। 156 क्या कहता है? लायबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ओनर और ऑक्यूपायर फॉर हुज बेनिफिट द रियॉट इज कम। प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रहा है आपका सर। 1 second, let me check. Okay, okay. Is it visible now? जी सर। Okay. Liability of agent और ओनर और ऑक्यूपायर फॉर हुज बेनिफिट रियॉट इज कमिटेड। अब देखो इसमें एक और चीज होती है। अभी यहाँ पे है कि सेक्शन 155 जो था ना, वो बेनिफिट की बात कर रहा था, लेकिन किसके बेनिफिट की? किसी पर्सन की। अच्छा, ये पर्सन जरूरी नहीं है कि ये पर्सन एजेंट हो, जरूरी नहीं कि ये पर्सन ऑक्यूपायर हो, जरूरी नहीं कि ये पर्सन ओनर, ये पर्सन कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके फायदे के लिए रियॉट हुआ हो। बट 156 में लिखा है लाइबिलिटी ऑफ एजेंट और ओनर और ऑक्यूपायर फॉर हुज बेनिफिट रियॉट इज कमिटेड। लेकिन अगर वो रियॉट एजेंट के फायदे के लिए हुआ या वो ओनर के फायदे के लिए हुआ या ऑक्यूपायर के फायदे के लिए हुआ, तो फिर इस पे सेक्शन 156 अप्लाई होता है। यानी कि the provisions of last two sections are made applicable by this section to the agent or manager of the owner of the occupier of the land. Unlimited fine है सेक्शन 156 के अंदर। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर वो रियॉट जो है, whenever a riot is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of the land, अगर रियॉट ओनर के फायदे के लिए ही हुआ हो या ऑक्यूपायर के फायदे के लिए ही हुआ हो तो उस पर सेक्शन 156 लगेगा। लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन के फायदे के लिए हुआ तो सेक्शन 155 लगेगा। ठीक है। और अगर वो एजेंट और मैनेजर भी इस चीज को जानता था कि रियॉट होने वाला है, एजेंट मतलब कि वो मालिक नहीं है। सपोज करो मेरी जमीन है और मेरा एजेंट है, मेरे एजेंट को पता है कि वहां पे रियॉट होने वाला था, मेरे एजेंट के पास रीजन टू बिलीव था कि वहां पे रियॉट होने वाला था। मुझे तो एक बार फिर भी मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे एजेंट को तो पहले से पता होगा ना। अगर मेरे एजेंट को भी ये चीज पता थी तो उसके ऊपर भी सेक्शन 156 का प्रोविजन अप्लाई होगा, क्योंकि मेरे ऊपर तो होगा ही होगा, क्योंकि मेरे ऊपर तो ऑलरेडी 154 का हो गया है बट मेरे एजेंट के ऊपर भी होगा 156 का। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। बेलेबल ऑफेंस होते हैं देखो ये सारे, इसमें बेल आपको एज अ मैटर ऑफ राइट फटाफट से मिल जाती है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 157 की। 157 टॉक्स अबाउट हार्बरिंग पर्सन हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली। देखो आपको पता है ना कि अनलॉफुल असेंबली के लिए किसी को हायर करना एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। सेक्शन 150 में आज ही हमने पढ़ा है कि अगर आप किसी को हायर करते हो अनलॉफुल असेंबली में पार्टिसिपेट करवाने के लिए तो वो एक पनिशेबल होता है, पनिशेबल ऑफेंस होता है। अब इस सेक्शन में क्या होता है कि अगर आपने किसी को हायर किया है ना, आपने किसी को हायर किया था अनलॉफुल असेंबली के लिए, और अब आप उसको अपने घर में शरण भी दे रहे हो, आप उसको छुपा भी रहे हो, आप उसको हार्बर भी कर रहे हो, तो वो भी एक ऑफेंस होता है। इट हैज वाइडर एप्लीकेशन। किसी को हायर करना अनलॉफुल असेंबली के लिए वो अपने आप में एक ऑफेंस होता है, बट किसी को जिसको ऑलरेडी हायर किया हुआ है उसको अपने पास छुपाना ये भी एक ऑफेंस होता है सेक्शन 157 में। और इसके क्वेश्चन सिविल जज के एग्जाम में बनते हैं, राजस्थान में तो बने हुए इसके क्वेश्चन बार बार। तो सेक्शन 157 को इंपॉर्टेंट समझना, याद रखना। whoever harbors, receives or assembles in any house or premises in his occupation or charge or under his control any person, knowing that such person has been hired, engaged or employed or are about to be hired, engaged or employed to join or become members of unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 6 months or fine or both. अच्छा, एक चीज और समझो, ये कुछ कुछ ऑफेंसेस में मैं आपको एकदम से बता नहीं रहा हूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, लेकिन सेक्शन जब पढ़ता हो तो समझा करो इंग्रेडिएंट क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, आप अगर किसी को हार्बर कर रहे हो, आप अगर किसी को छुपा रहे हो, तो इस सेक्शन में जरूरी है कि आपको पता हो कि वो व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली के लिए हायर किया गया, तो ही सेक्शन 157 लगेगा। किसी को ऐसे ही नॉर्मली अपने घर में रखना उसको हार्बरिंग नहीं बोलते। और सेक्शन 157 में अगर हार्बरिंग का चार्ज आपके ऊपर लग रहा है तो वो तभी लगेगा जब आप इस चीज को जानते हो कि जिसको आप अपने घर में छुपा रहे हो ही हैज बीन हायर्ड फॉर अनलॉफुल असेंबली, या वो अनलॉफुल असेंबली से जुड़ा हुआ है, या वो अनलॉफुल असेंबली में एम्प्लॉय किया है, या अभी तो वो हायर नहीं हुआ है लेकिन हायर होने वाला है।
कल होने वाला है, आपके पास इस चीज को जानने का रीजन है, फिर भी आपने उसको अपने घर में छुपाया, तो आप पे सेक्शन 157 अप्लाई होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जो ऑलरेडी हायर्ड है उसी पे हार्बरिंग का चार्ज लगेगा, जो हायर होने वाला है उसको भी छुपाओगे तो हार्बरिंग का चार्ज लगेगा। 6 महीने तक की जेल या फिर फाइन या फिर दोनों। बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, बेल आपको फटाफट से मिल सकती है। चलिए सेक्शन 158 पे आते हैं। बीइंग हायर्ड टू टेक पार्ट इन एन अनलॉफुल असेंबली और रियॉट। देखो एक और चीज समझो, अभी तक तो बस हम उस इंसान को पनिश कर रहे थे जो रियॉट के लिए लोगों को हायर कर रहा था, जो अनलॉफुल असेंबली के लोगों को हायर कर रहा था। अरे जो हायर हो रहा था उसको तो कुछ कर नहीं रहे थे, अब आई ना उसकी बारी। अब सेक्शन 158 में हम उसकी बैंड बजाएंगे जो खुद हायर हो रहा है अनलॉफुल असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए या रियॉट में पार्टिसिपेट करने के लिए। दिस सेक्शन इज इंटेंडेड टू पनिश दोज पर्सन हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो कहाँ थे हम? हाँ, 158 पे मैं ये बता रहा था कि अभी तक हम सिर्फ उसको पनिश कर रहे थे जो कि हायर कर रहा था किसी को अनलॉफुल असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट व्हाट अबाउट द पर्सन हु इज बीइंग हायर्ड? सो दिस सेक्शन इज इंटेंडेड टू पनिश दोज पर्सन who hire themselves out as a member of unlawful assembly of assisting any such member. It has been divided into two parts. ये सेक्शन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो वो इंसान जो हायर हुआ है अनलॉफुल असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए लेकिन बिना हथियार के, तो उस इंसान को मिलेगी 6 महीने तक की सजा, फाइन या दोनों। एक वो इंसान जो हथियार के साथ हायर हुआ है उसको 2 साल तक की सजा मिलेगी या फाइन लगेगा या दोनों लगेगा। सजा का डिफरेंस देखो, 6 महीने से 2 साल तक की जा सकती है अगर हथियारों के साथ आप हायर हुए हो तो। राइट, तो इस चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सी चीज है, बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेल आपको एज अ राइट इसमें फटाफट से मिल जाती है। चलिए बात करते हैं अब एक और टाइप के ऑफेंस की, सेक्शन 159। अब ये सेक्शन 159 क्या बोलता है, इसको आप समझेंगे ध्यान से तो आपको मालूम पड़ेगा कि 159 क्या बोलता है। सेक्शन 159 टॉक्स अबाउट एफ्रे। ये एक अलग ऑफेंस होता है अपने आप में। अभी क्या होता है, पहले तो ये याद रखना कि एफ्रे जो है वो सेक्शन 159 में डिफाइन किया गया है। और अगर इसको पढ़ोगे बेयर एक्ट से तो उसमें क्या लिखा है, व्हेन टू और मोर पर्सन बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस दे आर सेड टू कमिट एन एफ्रे। हिंदी में इसको दंगा बोलते हैं, दंगा करना। अब दंगा करना का मतलब क्या होता है, हम भी जानते हैं दंगा करने का मतलब क्या होता है। दो या दो से ज्यादा लोग जब किसी पब्लिक प्लेस पे लड़ाई करते हैं और पब्लिक पीस को भंग करते हैं, यानी कि पब्लिक शांति को, लोक शांति को भंग करते हैं, कहा जाता है कि वो इंसान दंगा करते हैं। तो देखो बेयर एक्ट में ही इसका एसेंशियल दिया है। एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, पब्लिक प्लेस पे फाइट होना चाहिए और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब भी करना चाहिए। सो द ऑफेंस ऑफ एफ्रे इन एसेंस consist of the following ingredients: fighting by 2 or more persons, fighting must take place in a public place, such fighting must also result in the disturbance of public peace. cognizable offense है, bailable offense है, non compoundable है, compounding नहीं की जा सकती। एक और चीज याद रखना, एफ्रे और रियॉट में अगर फर्क समझे तो एफ्रे कैन नॉट बी कमिटेड इन प्राइवेट प्लेस बट अ रियॉट कैन बी कमिटेड इन प्राइवेट प्लेस आल्सो। एफ्रे कैन बी कमिटेड बाय 2 or more person but for a riot
5 or more persons are necessary. रियॉट मतलब होता है कि अनलॉफुल असेंबली जब वायलेंस करती है, और अनलॉफुल असेंबली तभी होती है जब मिनिमम 5 लोग वहां पे मौजूद हो। तो रियॉट का मतलब कि 5 लोग तो कम से कम चाहिए, बट एफरे के अंदर 2 लोग भी अगर होंगे, 2 से ज्यादा भी होंगे तो काम हो जाएगा। अब ये तो एफरे की बात हो गई, सेक्शन 159 खत्म हो गया। 160 की बात करते हैं। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफरे? पनिशमेंट दंगा करने की बहुत छोटी है, 1 महीने तक की सजा हो सकती है, या फिर 100 रुपए तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। 1 महीने तक की सजा भी हो सकती है, 100 रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। अब देखो, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो पुराने पुराने ऑफेंस आप देखोगे ना उस जमाने के, उनका फाइन देखो, सिर्फ 100 रुपए का फाइन लगता है दंगा करने के लिए बस। तो हर कोई क्यों नहीं दंगा करेगा 100 रुपए के लिए? बोले कर लो, 100 रुपए तो फाइन लग रहा है, छूट जाएंगे, है ना। पर वो अलग बात है कि 100 रुपए का फाइन अकेला नहीं लगाया जाएगा, अकेला लगाया जा सकता है, बट वो डिपेंड करता है जज के डिस्क्रिप्शन पे कि वो अकेला फाइन लगाना चाहता है कि नहीं। अगर पता पड़ा 1 महीने तक की जेल भी डाल दी तो भारी पड़ जाएगा, है ना, दंगा करना भारी पड़ जाएगा 1 महीने तक की जेल अगर हो गई तो। ठीक है, तो ये 160, और इस 160 के साथ साथ ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, चैप्टर 8 खत्म हो गया। चैप्टर 8 ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जो कि 141 से लेकर 160 तक था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 9। ये एक काम करते हैं, चैप्टर 9 कल से शुरू करेंगे। आज एक काम करते हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाया मैंने आज, मैं उसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन ही रोकते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। ये चैप्टर 9 नई शुरुआत कल से ही करेंगे। ठीक है।